जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा मारोगे? हर घर से हिडमा निकलेगा। कितने हिडमा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। क्या नक्सलवाद हिंसा चाहते थे या जंगल की सुरक्षा? आखिर इन मासूम आदिवासियों को हथियार उठाना क्यों पड़ी और हजारों लोगों की जानें चली गई? इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर नक्सलवाद मुक्त भारत हो जाएगा तो जंगल की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार तो खुद अडानी अंबानी को जंगल बेच रही है, तो सुरक्षा आखिर कौन करेगा? ये सवाल हम शहरी लोगों से पूछते हैं। सरकार तो डेवलपमेंट के नाम से पहाड़े तोड़ रही है। ये आंदोलन फैलने की यही वजह है कि 65 सालों में यहाँ कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। और आज आप विकास की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल उसकी आड़ में आपको उनकी जमीन छीननी है, जहाँ लोहा है, मैंगनीज है, कोयला है, बॉक्साइट है और न जाने कितने मिनरल्स गड़े हुए। देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि उस जमीन में दबे नेचुरल रिसोर्सेस का जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विकास कैसे हो पाएगा? मानता जैसे बड़े ग्रुप के साथ या 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करारनामा साइन करने का लक्ष्य यही है। आज हम इस छोटी सी वीडियो में बस्तर के मासूम आदिवासियों के मेन मुद्दों और सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें 5 मुख्य सवाल होंगे और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला सवाल, माओवादी माडवी हिडमा को एनकाउंटर किया गया था या हत्या? दूसरा, सब माओवादियों को सरेंडर करनी चाहिए या नहीं? तीसरा, आदिवासियों को हथियार उठाने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? चौथा, क्या सरकार, नेता लोग और उद्योगपति इन मासूम आदिवासियों पर अन्याय, अत्याचार और जुल्म करना कब बंद करेंगे? पांचवा, अगर बस्तर जैसे वन और खनिज संपदा जैसे क्षेत्रों को विकास किस प्रकार करेंगे? पहाड़ तोड़ के या आदिवासियों के विचार से? इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर टिप्पणी मत करो। इस खून खराबे के पीछे मुख्य कारण क्या है, ये सबको पता होनी चाहिए। और नक्सलवाद सरेंडर करने से यहाँ की समस्या नष्ट नहीं होने वाली है, बल्कि उससे भी ज्यादा समस्या होने वाली है। इसीलिए वीडियो पूरा देखो, बाद में कमेंट करना। अगर वीडियो में बताई हुई बातें झूठी हैं तो सही क्या है वो भी कमेंट में बताना। पहला सवाल, माडवी हिडमा को एनकाउंटर किया गया या हत्या? सबसे पहले बात करेंगे माडवी हिडमा के बारे में, क्योंकि वो माओवादी सेंट्रल कमेटी के नंबर 1 हेड कमांडर माना जाता था। संपूर्ण भारत के अखबारों में उसका नाम लिया जाता था। चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं था। लोग बोलते थे कि वो दिखता कैसा है, बस नाम से ही दुनिया जानती थी। हिडमा पर मुख्य रूप से 2 बड़े आरोप लगे थे। पहला, 2010 में तड़मेटला हमला, सुकमा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले की योजना बनाने का आरोप। इसमें 76 जवान शहीद हुए थे। दूसरा आरोप, 2013 झीरम घाटी हमला, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घात लगाकर हमला करने का आरोप। इसमें 27 लोग मारे गए थे। 2017 में वो माओवादी सेंट्रल कमेटी में शामिल हुआ और सबसे कम उम्र का सदस्य बनकर पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी बटालियन नंबर 1 का हेड बना। हिडमा की पर्सनल सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होती थी। उसे पकड़ना या मारना बहुत ही मुश्किल था। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के पुलिस जवान तथा सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ के जवान 2 सालों से उसे पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाते थे, फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। फिर भी वो एक दिन धोखे से जाल में फंस गए। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश के माओवादी सरेंडर देव सुरक्षा बलों का मुखबिर ने सरेंडर करने के नाम पर उन्हें बुलाया। देव और पुलिस फोर्स ने पहले हिडमा की हत्या कर दी। बाद में इस घटना को मुठभेड़ के नाम से खबरें चलने लगी।
छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ESR डिस्ट्रिक्ट में मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा। माओवादियों ने एक पत्र जारी किया और उसमें साफ कहा है कि 18 नवंबर 2025 को हिडमा और उनके 6 साथी मारे गए। यह मुठभेड़ नहीं थी बल्कि सुनियोजित हत्या थी। हिडमा को 2 विचारधाराओं में बांटा जाता है। पहली विचारधारा कहती है कि हिडमा नक्सली था, हत्यारा था, 150 से ज्यादा जवानों की शहादत का आरोपी था, हिंसा फैलाने वाला था। इस विचारधारा के लोग राजनीतिक दल, न्यूज रिपोर्टर और शहर में रहने वाले लोग हैं। ये लोग कभी नहीं पूछते कि आदिवासियों की असली समस्या क्या है। दूसरी विचारधारा कहती है जल, जंगल और जमीन के लिए सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि जल, जंगल और जमीन हमारे भगवान हैं, हम सृष्टि पूजक हैं। इस विचारधारा के लोग हिडमा को जननायक और भगवान मानते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण नष्ट करने वालों के खिलाफ खड़े थे। हिडमा के नाम से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बस्तर के जंगलों पर नजर डालने से भी डरती थी। पूंजीपति और उद्योगपति तो इस इलाके में पहाड़ तोड़ने की सोचते भी नहीं थे, लेकिन अब इस जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सरकार अपने सशस्त्र बल लगाकर उनके ही सामने जंगल तुड़वाएगी। अगर कोई भी आदिवासी इसका विरोध करने आएगा तो उसे नक्सली कहकर ठोक दिया जाएगा। यही सोच बस्तर के क्षेत्रवासियों और तमाम आदिवासी लोगों की है। हिडमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सदस्य जरूर था, लेकिन उनका मकसद हिंसा या अत्याचार फैलाना नहीं था, बल्कि सरकार और पूंजीपतियों द्वारा दलितों, आदिवासियों पर हो रहे शोषण, अन्याय और जंगलों के विनाश के खिलाफ लड़ना तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। सरकार भी बस्तर को अवसर के तौर पर देखेगी। सरकार चाहेगी यहाँ डेवलपमेंट हो, जो उसे चाहना चाहिए। जो उद्योगपति हैं उन्हें भी यहाँ अवसर नजर आएगा। इतनी खुली जमीनें, इतनी बेहतरीन संसाधनों वाली जमीनें उन्हें देश में और कहीं नहीं मिलेगी। तो सभी के लिए बस्तर एक अवसर की तरह है। ऐसे में ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है सरकार की, पत्रकारों की, विपक्ष की। एक शब्द मैं लगातार कहते आ रहा हूँ, जब लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, जो युवा हैं, कि हिडमा मर गया, बस्तर की जल, जंगल, जमीन को कौन बचाएगा, तो ये सबकी हार है। ये सरकार की हार है, ये विपक्ष की हार है, ये पत्रकारों की हार है कि आज देश के युवा ये सोच रहा है कि हिडमा जल, जंगल, जमीन बचा रहा था। ये जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी सरकार की, जिम्मेदारी थी विपक्ष की, जिम्मेदारी थी पत्रकारों की। तो ये हम सबकी मिलीजुली हार थी। तो अब हमें इस बात को उन युवाओं तक स्थापित करना है कि नहीं, बस्तर का जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेगा, यहाँ आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हिडमा के मारे जाने से हमें खुश होने से ज्यादा इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। दूसरा सवाल, सब माओवादियों का सरेंडर करना सही है या गलत? इसमें कुछ माओवादी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य टारगेट या गोल था वो हथियार छोड़कर संवैधानिक रूप से मिलेगा या नहीं, इसी कंफ्यूजन में वे हैं। लेकिन कुछ माओवादी पूर्ण संकल्प के साथ सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार छोड़कर संवैधानिक पद्धति से लड़ने का फैसला लिया है। इसमें तुम्हारा राय क्या है? दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ये खून खराबा करना अच्छी बात नहीं है। पुलिस फोर्स, नक्सलवाद और बीच में आदिवासी, ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो हथियारों से लड़ना बंद करो और मुख्य धारा में आओ। संवैधानिक तरीके से जो तुम्हारा मुद्दा है, जो समस्या है, उसे सरकार के सामने प्रस्ताव करो, आंदोलन करो। तीसरा सवाल, आदिवासियों को हथियार उठाने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, हथियार उठाकर किसी को भी मारना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इन आदिवासी इलाकों में, जंगलों में शासन प्रशासन की नीतियां अन्याय, अत्याचार और शोषण करती थी। हम ये बातें सुने हैं और आज भी कर रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने तो सबसे ज्यादा जुल्म किए हैं। जंगल से कोई भी चीज लाओगे तो टैक्स वसूली करते थे। आदिवासियों से बिना पूछे जंगल तोड़ो और माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट घुसा दो। अगर माइनिंग के अंदर गांव आया तो गांव को हटा दो। अगर कोई इस समस्या को लेकर प्रशासन के पास न्याय मांगने जाए तो उसे जेल डाल दो। कुछ इस प्रकार से होता था और आज भी हो रहा है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनमें जन आक्रोश उठा और मजबूरन हाथ में हथियार उठाने पड़े। 1980-85 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आई और आक्रोशित लोगों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किया। वही आज माओवादी या नक्सलवाद के नाम से जानी जाती है। ये लोग मार्क्सवादी विचारधारा के थे। 100% नक्सलवादी पैदा होने में सरकार की जिम्मेदारी थी और आज भी है। माओवादी
बिना गुनाह के किसी को भी सजा नहीं देते थे। उनका भी एक न्याय व्यवस्था थी। माओवादी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसे यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम 1925 से 2025 तक की एक अलग बड़ी डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, जो कुछ दिनों बाद इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इन सभी घटनाओं में जो भी मारे गए उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चाहे पुलिस जवान हो या माओवादी हो, दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन दोनों भारत देश के हित के लिए ही लड़ रहे थे। सवाल नंबर 4, क्या सरकार, राजनीति के लोग और उद्योगपति लोग इन मासूम आदिवासियों पर अन्याय, अत्याचार व जुल्म करना कब बंद करेंगे? क्या आज के युग में मीडिया चौथा पिलर का काम कर रही है, सच को सच बताने में डर रही है या दिखाना ही नहीं चाहती? कुछ मीडिया है जो सिर्फ व्यूज और टीआरपी के लिए ही रिपोर्टिंग करती है। आदिवासी अपनी हक और अधिकार के बारे में सवाल उठाते हैं तो रिपोर्टर्स मुद्दा चेंज कर देते हैं। क्या यही है मीडिया की जिम्मेदारी? आजकल के न्यूज मीडिया राजनेताओं के गुलाम बन चुके हैं, जो जनता के सवालों को दबाने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया वालों को। चलो, गवर्नमेंट आदिवासियों के बारे में क्या सोचती है? भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए जल, जंगल व जमीन पर विशेष अधिकार हैं। वो वन अधिकार कानून 2006, जिसमें व्यक्तिगत खेती का पट्टा बनाना हो। दूसरा, सामूहिक अधिकार, पूरे गांव को जंगल का मालिकाना हक, ऐसा कुछ अधिकार है, आप पढ़ सकते हो। दूसरा पेशा, कानून धारा 4 अधिनियम 1996 के तहत मिला है, जिसमें आदिवासियों को जंगल वो खुद अपने तरीके से संरक्षण करना, वन संपत्ति बेचना, उपजीविका के लिए उपयोग करना, बिना परमिशन के। थर्ड पार्टी जैसे गवर्नमेंट, उद्योगपति व अन्य लोग उनके जंगलों पर आदिवासियों को पूछे बगैर, बिना सहमति के कोई भी फैक्ट्री, खदान जैसी व कुछ भी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। ऐसा संविधान के पेशा कानून में लिखा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार आदिवासी के साथ असंवैधानिक तरीके से व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए हसदेव जंगल को देखो, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला सूरजागढ़ में देखो, वह अन्य जगह अन्याय कर रही है। अगर शासन व प्रशासन संविधान का गैर व्यवहार करके करप्शन करती है, फिर भी वो जेल में नहीं जाते और आदिवासी लोग अपनी हक व अधिकार के लिए बात करें तो 24 घंटे उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। ये नक्सली है, माओवादी है कहकर जेल में डालती है। क्या यही है न्याय व्यवस्था? आखिर में केंद्र व राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि पूंजीपतियों को आदिवासियों की राइट्स को मिसयूज करके जंगल के साधन संपत्तियों पर अलाउ ना करें। सरकार व पूंजीपति लोग अपनी बल शक्ति की प्रयोग ना करें। जो नियम कानून बने हैं उस आधार पर चलिए। तुम्हारे वजह से बस्तर, दंतेवाड़ा, गढ़चिरौली जैसी जंगलों में खून की नदियां बह रही हैं और मर कौन रहे हैं? हम, हमारे पुलिसकर्मी, आम आदमी व आदिवासी लोग। इसमें दोषी कौन है दोस्तों? आप ही निर्णय लीजिए। इस टॉपिक पर एक बड़ी वीडियो लाने वाले हैं, डीप से रिसर्च करके डिस्कस होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।